हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण का चैप्टर 4.2 को हम कवर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 4.1 का सारा क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज भी 4.2 का हम सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में हम द्विघात समीकरण को निरूपित करना सीखे थे। आज हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो मूल ज्ञात करना क्या होता है, जैसे देखो मूल क्या होता है द्विघात समीकरण का। कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका अगर अगर यहाँ पे इसमें अगर दो वैल्यू रखे यहाँ पे, या फिर वैल्यू 5 रखें, तो देखो तो अब 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10। अब ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 माइनस 10। इसको सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब कि x का वैसा वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, मतलब x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन का मूल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है द्विघात समीकरण में, जहाँ पे पावर 2 आएगा, मतलब इस इक्वेशन में x का जो आएगा दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी द्विघात समीकरण का दो मूल होगा। तो इसी का हम यूज करके, और इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे। गुणनखंड विधि में हम लोग कैसे फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड विधि में हम लोग मूल कैसे निकालेंगे, तो अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है मूल हम कैसे निकालेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण का दो मूल होगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला का पहला कितना है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसका मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बीच वाला जो है, बीच में क्या है, तीन पार्ट है, एक पहला है, एक अंतिम है और एक बीच में है। तो बीच वाले पार्ट को हम दो दो हिस्सा में तोड़ देंगे। अब कैसे तोड़ेंगे, देखो इसका सबसे पहले मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शुरू वाले और लास्ट वाले को, शुरू में कितना है, x² है, x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट क्या है, इसका गुणक क्या है, x से मल्टीप्लाई है। लास्ट वाला टर्म क्या है, 10 है। तो 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 10। साइन साइन आएगा माइनस में, मतलब -10। तो हम बीच वाला को इस तरह से जोड़े, इस तरह से लिखेंगे, जो बीच वाला क्या है, 3x। अब हम 3x को इस तरह से लिखें कि जोड़ने घटाने पे तो 3x आए और गुना करने पे 10 तो देखो फर्स्ट और लास्ट को गुना किए हैं तो -10 x²। अब जोड़ेंगे घटाएंगे तो आया क्या, 3x मतलब कहने का मतलब -3x साइन के साथ। तो देखो तो 3x को हम लिख सकते हैं -5x प्लस 2x। अब बीच वाला था टर्म जो था -3x था, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं, मतलब दो भाग में टुकड़ा टुकड़ा करके लिखे -5x प्लस 2x। इस तरह से लिखे हैं कि जोड़ेंगे, या तो जोड़ते तो भी 3x आता, या फिर घटाते, मतलब या तो जोड़ने पे या घटाने पे। तो जोड़ने पे तो 3x नहीं आ रहा, मतलब घटाने पे -5x प्लस 2x अगर लिखेंगे तो आएगा -3x। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -5x इंटू 2x कितना आ जाएगा, -5 इंटू 2 -10x²। हमेशा इस तरह से जोड़ना घटाना है कि उसका जो चिन्ह आए, साइन जो आए, साइन के साथ आए वैल्यू। ऐसा नहीं कि जोड़ने घटाने पे, यहाँ देखो तो जैसे 3x था, 3x को हम कर सकते थे 7x माइनस 4x। अब ये क्या होता है, ये भी जो मतलब कि इसमें तो नहीं पता चला, लेकिन हमको साइन के साथ हमको ध्यान देना है, क्या मतलब साइन के साथ वैल्यू है। जैसे इसको देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, अब x², 3x को क्या लिख सकते हैं, -5x प्लस 2x, -5x प्लस 2x लिख सकते हैं। तो क्या वैल्यू आएगा, बीच वाला टर्म आ जाएगा, मतलब -3x। तो बीच वाले टर्म को हम दो भाग में लिख दिए हैं। जोड़ने घटाने पे आ रहा -3x और गुना करने पे क्या आ रहा है, दोनों को गुना करो तो -5 इंटू 2 10 -10x²। मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले को जो गुना करके आ रहा है, वही ये दोनों बीच वाले को भी गुना करके आ रहा है, -10। बाकी शुरू और लास्ट वाले को जैसे क्या वैसे ही लिख देंगे। तो अब इससे ये अब दो दो को हम जोड़ा बना लेंगे।
तो दो दो का पेयर बना लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में क्या कॉमन है, दोनों में x x मिल रहा है, इसलिए हम एक x को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे से एक x को बाहर निकाले तो यहाँ एक्स स्क्वायर था मतलब 2x था, तो अंदर में एक x बच जाएगा और यहाँ पे x को बाहर निकाल लिए तो बचेगा -5 +2 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x -5 इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं। देखो हम इस तरह से कॉमन लेंगे साइन के साथ ही कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम आना चाहिए। देखो दोनों आ रहा है ना x-5 तो अब दोनों में से x-5 कॉमन ले लिए, दोनों में से क्या बाहर निकालिए x-5 तो अंदर में क्या बचा यहाँ पे x-5 बाहर निकाले तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा +2। अब बारी बारी से जीरो कर देंगे दोनों को, दोनों गुना में है तो जीरो आ रहा है, इसका कहने का मतलब या तो x-5 जीरो है या तो x+2 जीरो है, तो x-5 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 5 और x+2 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -2। तो x का कितना वैल्यू आ गया 5, दो वैल्यू आए 5 और -2, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो था इस समीकरण का मूल था कि नहीं। ये कोई भी समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण का मूल कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण था तो उसमें दो मूल आएगा, तो एक मूल 5 है और दूसरा मूल -2 है। अब उसी तरह से हम इसका सेकेंड क्वेश्चन भी बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं, तो 2x² इंटू -6 कितना आ जाएगा -12x²। अब -12x² तो गुना करने पे आ रहा है, तो हमको शुरू वाले लास्ट वाले को सिर्फ गुना करके देखना है कि कितना आ रहा है, वो दोनों में हमको कुछ चेंजेस नहीं करना। चेंजेस किस में करना है, बीच वाले टर्म में। तो बीच वाला टर्म क्या है, +x है, तो हम इसको इस तरह से तोड़े कि इसको जोड़ने घटाने पे +x आए और गुना करने पे 12 आए, मतलब 12 आना चाहिए। तो +x देखो 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, और 4 में से 3 गया, एक बच जाता है। +x कहने का मतलब +1x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² और प्लस में आना चाहिए, मतलब जो बड़ा वाला वैल्यू है 4 है उसको प्लस के साथ रखेंगे क्योंकि घटाने पे आ रहा है, तो +4x -3x। अब देखो तो +4x -3x क्या क्या वैल्यू आया, x, मतलब बीच वाले टर्म को हम लोग दो टर्म में लिख दिए। कैसे लिखे दो टर्म में, कि जोड़ने घटाने पे, सिर्फ जोड़ने घटाने पे आना चाहिए बीच वाला टर्म, और गुना करने पे 4x इंटू -3x। देखो तो 4 × -3 कितना आ रहा है -12 और x आ रहा है -6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें देखो ये दो दो का पेयर बना लेंगे, दो फर्स्ट दो लास्ट से, तो 2x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ पे 2 और x कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचा 2। अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखो ये जो कॉमन लिए है ना, ये कॉमन के जो बीच में मतलब जो ब्रैकेट के अंदर आया है वही वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x है, तो अगर -3 कॉमन लेंगे तभी ना x बचेगा, अगर +3 कॉमन लेते तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ता कि नहीं, लेकिन एक में क्या है x आ गया है, इसलिए -3 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ गया x, और ये -6 है, तो -6 के लिए अंदर तक +2 होगा, होगा कि नहीं, तभी ना, मतलब गुना करेंगे तो ये क्या, अगर -3 इंटू x+2 है तो इसको गुना करो तो कितना आ जाएगा -3x, और -3 इंटू तभी ना -6 आएगा। तो यही वैल्यू को हम -3 कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना बच गया x, और यहाँ पे साइन माइनस का था तो यहाँ पे +2 इक्वल टू 0। अब x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है, तो x+2 को कॉमन ले लेंगे। अब x+2 को कॉमन ले लिए मतलब बाहर निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा 2x, और यहाँ कितना बचा -3 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम बारी बारी से जीरो कर इक्वल करेंगे, तो x+2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, और 2x -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 आ गया, मतलब कि x का वैल्यू -2 इस समीकरण का जो मूल होगा 2 होगा, और 3/2 होगा जो कि इस समीकरण का मूल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, √2x² + 7x + 5 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लेंगे, तो ये कितना बचेगा √2 इंटू 5 √2, गुना करेंगे तो कितना आएगा √2 √2 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 बच जाएगा मतलब 10।
तो देखो तो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ये दोनों को गुना करने पे 10x² आ रहा है। अब हमको क्या करना है, बीच वाले टर्म को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आ। तो यहाँ से देख रहे हैं 5 × 2 10 आ रहा है और 5 और 2 7 भी हो रहा है। तो हम डायरेक्ट, हमको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, √2x² को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7x को क्या लिख सकते हैं, दो टर्म में बीच वाला को हम दो टर्म में लिखेंगे, मतलब एक 5x हो गया, एक 2x हो गया। सब इसमें प्लस था तो साइन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस 5 को देखो फर्स्ट और लास्ट को हम जैसे का तैसे ही लिख रहे हैं, बस यूज कहाँ कर रहे हैं फर्स्ट और लास्ट को कि गुना करने में जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू बीच वाले टर्म को अगर हम दो भाग में तोड़े तो वो दोनों को गुना करने पे भी वही वैल्यू आना चाहिए। बाकी सब जगह देखो तो फर्स्ट और लास्ट वाला सेम ही है। अब इसमें देखो, इसमें इसमें कॉमन हो नहीं रहा है, इसलिए अरेंज इसको एक बार और लिख सकते हैं इस तरह से, 2x को आगे कर देंगे, 5x को पीछे करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि कॉमन आ जाएगा, 5√2 = 0। और देखो √2x, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर नहीं पता चला तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2x लिख नहीं सकते हैं, प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब यहाँ से देखो तो इसमें √2x है, इसमें भी √2x है, ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, √2x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, √2 बाहर निकल गया, 2x था, एक x बाहर निकल गया, बचा इतना x प्लस यहाँ पे √2x बाहर निकल गया तो एक √2 बच जाएगा अंदर में, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 = 0। अब ये दोनों में x प्लस √2, देखो इसी तरह से हम हमेशा इसी तरह से लिखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आए वो सेम आए, ताकि दोनों को कॉमन फिर से अगला स्टेप में कॉमन ले सके। तो x प्लस √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, √2x प्लस 5 = 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस √2 = 0, तो x इक्वल टू कितना है, -2। अब √2x प्लस 5 = 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 - 5, मतलब -5/√2। तो दो रूट क्या आ गया, रूट को मूल को हम मूल को क्या कहते हैं, रूट इंग्लिश में कहते हैं रूट और हिंदी में मूल। तो ये दोनों क्या आ गया, एक्स का जो दो वैल्यू आया मूल आ गया, ये दोनों इस समीकरण का मूल आ गया। मूल कहने का मतलब है कि एक्स का ये -√2 और -5/√2 इस समीकरण में हम पुट करेंगे तो वैल्यू 0 के इक्वल होगा। मतलब कि ये मूल को इस समीकरण में रखने पे इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल टू 0 कर देगा मूल को ही। मूल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। तो मूल या रूट एक ही चीज हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x² - x + 1/8 = 0। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x + 1/8 = 0। इस तरह का जो फ्रैक्शन में दिया रहेगा, इसको करने के लिए सबसे पहले इसका रूट निकालने के लिए सबसे पहले 8 को एलसीएम ले लेंगे। तो 8 को एलसीएम लिए तो कितना बचा, 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये है तो इधर जाकर के गुना हो जाएगा, तो 8 में 0 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। 16x² - 8x + 1 = 0। अब देखो तो ये फिर इसी जैसे पहले वाले इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे उसी तरह के समीकरण के रूप में आ गया। तो अब हम इसको इसको क्या करेंगे, इस समीकरण को रूट निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16, और बीच वाले टर्म को ये 8x को इस तरह से दो टर्म में तोड़ना है कि ये दोनों प्लस माइनस करके 8x थे लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 16। तो हम जानते हैं कि 4 4 8 होता है और 4 4 16, 4 × 4 16 होता है। तो 4x लिखेंगे, माइनस में है, -8x है इसलिए हम -4x -4x लिखेंगे, प्लस करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगा, +1 = 0। इसलिए हम हमेशा देखेंगे साइन के साथ वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से देखो तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई भी करो तो -4x × -4x कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 16x² आ जाएगा। हम फर्स्ट और लास्ट को भी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 16x² प्लस में आ रहा था। अब इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, देखो तो दोनों में 4x कॉमन हो रहा है तो यहाँ कितना बचेगा, 4x कॉमन ले लिए तो 4 बचा, 4 × 16 4 और एक x और बच गया यहाँ। तो 4x कॉमन लिए तो -1 बच गया। अब देखो 4x + 1 है तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। -1 क्यों कॉमन लिए, देखो +1 लेते तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ता, -4x लिखना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि ये -4x है। अगर यहाँ पे प्लस लेते तो यहाँ पे -4x लिखना पड़ता, लेकिन इस इक्वेशन में हम हमेशा क्या बोले कि जो ब्रैकेट के अंदर आएगा
वो दोनों को इस तरह से लिखना है कि दोनों सोल मतलब दोनों सेम आए। तो यहाँ पे अगर -1 कॉमन लिए तो ये कितना बच गया 4x-1 इक्वल टू 0। अब देखो तो दोनों में कॉमन आ गया तो ये कितना आ गया 4x-1 इंटू 4x-1 इक्वल टू 0। अब 4x-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/4 आएगा। फिर दूसरा के लिए भी 4x-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/4 आएगा। यही x का वैल्यू दो मूल कौन कौन सा है 1/4 और 1/4, ये दोनों इस देखो सबका जितना भी क्वाड्रेटिक जितना पावर रहेगा ना x का उसमें x का उतना ही वैल्यू निकलेगा। अगर पावर 1 रहता तो x का 1 वैल्यू निकलता, अगर पावर q रहता तो x का 3 वैल्यू निकलता है। यहाँ पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है पावर 2 रहना चाहिए मैक्सिमम पावर जो है। तो मैक्सिमम इसका घात कितना है 2 है, तो मैक्सिमम घात 2 है तो इसलिए इसका मूल भी 2 आएगा। तो देखो सब में आ रहा है 2 2 मूल। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन कितना है 100x² माइनस 20x+1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 100x² माइनस 20x+1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ये तो सीधा सीधी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 100x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा 100। अब 20 को बीच वाले टर्म को दो बार में तोड़ना है, दो भाग में तोड़ना है। तो दो भाग में कैसे कैसे तोड़ेंगे, गुना करने पे 100 आना चाहिए। तो देखो तो 20 है तो आसानी से पता चला 10 10 100 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है, और 10 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो जोड़ेंगे 10x लेकिन साइन क्या है माइनस है, तो हम हमेशा दोनों का साइन देखो अगर कोई भी गुना और भागा में साइन सेम हो तो दोनों जुड़ता है। और वैल्यू जो साइन होता है साइन देखो तो 10x का भी माइनस है और ये 10x का भी माइनस है, तो साइन सेम रहेगा तो दोनों जुटेगा। और साइन एक का प्लस रहेगा दूसरे का माइनस तो दोनों घटेगा। तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों जुटेगा। और जो वैल्यू जो साइन होगा जुट करके जो आने के बाद साइन होगा वो हमेशा माइनस का होगा, प्लस रहेगा तो प्लस का होगा। मतलब जो बड़ा वैल्यू रहता है उसका साइन होता है। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 10x। यहाँ कितना बचा 10x कॉमन ले लिए तो बचा 10x-1। अब यहाँ पे कितना बचा -1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 10x-1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल है तो 10x ब्रैकेट के अंदर वाला इक्वल है तो 10x-1 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 10x-1। अब इसको भी 10x-1 को 0 किए, पहले एक को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/10। उसी तरह से दूसरा वैल्यू को भी 0 करेंगे 10x-1। देखो फैक्टराइज करने के लिए कहता तो बस इतना तक हो जाता है आंसर, लेकिन रूट निकालने का रहा मूल मूल ज्ञात करना है। अगर सिर्फ कहता गुणनखंड करें तो इतना तक हो जाता है आंसर, लेकिन हमको मूल निकालना कर रहा था। मूल निकालने के लिए दोनों को अलग अलग से 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/10। इसलिए x का इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 1/10 1/10। तो ये इस समीकरण का दो मूल हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इस तरह से कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसका मूल निकालने के लिए कहेगा तो निकल जाएगा आसानी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। ये उदाहरण नंबर 1 में, तो उदाहरण नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया था हम वो क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 1 में दो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक 1 था एक 2 था, तो हम बारी बारी से दोनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोली जो खेलते हैं बच्चा में कांच का गोली रहता है उसी को कंचे बोलते हैं। दोनों ने 5 5 कंचे खो दिए। पहले क्या था दोनों के पास कुल मिलाकर के कितना था 45 कंचा था, दोनों ने 5 5 कंचा खो दिया। अब उनके पास मौजूद कंचों की संख्या मतलब खोने के बाद खो दिए उसके बाद कह रहा है कि मौजूद कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। हमें यह पता लगाना है कि उनके पास कितने कंचों शुरुआत से थी, मतलब जब खोए नहीं थे। शुरुआत से मतलब जब उन्होंने कंचे खोए नहीं थे तब उनके पास कितने कंचे थे। तो देखो इसको सबसे पहले हमको क्या करना है द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, और द्विघात समीकरण के रूप में लिख करके उसका द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन कहने का मतलब मूल निकालना, वही मूल होगा जो वैल्यू देगा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अब देखो इसमें हम क्या मानेंगे, माना कि कोई भी इस तरह का जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा इस तरह का लिखा हुआ रहेगा उससे क्वेश्चन बनाना कहेगा। तो हम द्विघात समीकरण में देखते हैं कि पावर 2 होता है, लेकिन जो चर होता है मतलब वेरिएबल, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, जो वेरी करता है जैसे x y z
तो वो एक ही होता है। कोई पिछला एग्जाम्पल में भी देखे थे सारा में या तो एक्स था या वाई था या जेड था। तो इसमें हम मान लेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, एक तो हम चर मान लेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू एक्स मानेंगे, एक ही चर मानेंगे। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, अब जीवंती के पास हम लिखने के लिए क्वेश्चन में देखेंगे कि जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचा था, मतलब अगर एक एक के पास एक्स है तो दूसरा के पास कुल मिलाकर के उसमें से माइनस एक्स कर देंगे, तभी ना। आप देखो दोनों के पास कुल मिलाओ, दोनों को जोड़ो, तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, 45 बचा कि नहीं। मतलब अगर जॉन के पास एक्स कंचा था और कुल मिलाकर 45 कंचा था, तो 45 में से जो जॉन के पास घटा देंगे तो जीवंती के पास बच जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या किए कि दोनों ने 5 कंचे खो दिए, 5 5 कंचे खो दिए। उसके बाद कंचे खो दिए, उसके बाद मतलब खोने के बाद, उसके बाद कहने का मतलब खोने के बाद जॉन के पास कंचा, देखो शुरू में कितना था, एक्स था। अब 5 कंचे खो दिए तो अब कितना कंचा बचेगा, x-5। टोटल जितना था उसमें से 5 हो गया तो x-5 बचेगा। अब फिर जीवंती के पास कितना बचेगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना बचेगा, उसके बाद मतलब खोने के बाद, खोने के बाद जीवंती के पास पहले से कितना था, 45 - 6 इतना पहले से था, और 5 और खो दिए तो 45 - 6 पहले से जितना था उसमें से 5 घटा देंगे, तो अब इसमें ये कितना आ जाएगा, 45 - 6। अब क्या दिया हुआ है कि खोने के बाद कंचों का गुणनफल 124 है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है, खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल। गुणनफल 124 है। तो देखो खोने के बाद जॉन के पास कितना कंचा था, x-5। अब दोनों के पास जो कंचा बचेगा उसी का ना गुना करेंगे तो आएगा 124। तो जॉन के पास कितना था, x-5, और जीवंती के पास कितना था, 40 - 6। ये दोनों को गुना कर देंगे तो आएगा 124 के बराबर आएगा। अब हम देखो तो अब इसी को सोल्व कर लेंगे, इसको क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 40 से गुना करेंगे। इस तरह के गुना को पहले एक एक बार में, एक एक के साथ 40 से गुना करेंगे, फिर दूसरे बार में -x के साथ, तो 40 से इसको गुना कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 40x - 40 बचे 200। और ये कितना आ जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -x², -5 इंटू -x प्लस 5x। मतलब एक को रहने देंगे और दूसरा का एक एक बार गुना कर देंगे दूसरा वाले वैल्यू से, बराबर 124। अब इसको देखो, x का हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ समीकरण में x वाला का जो जितना बड़ा पावर रहता है उसको पहले लिखते हैं, तो x का पावर 2 है, जो बड़ा पावर है उसको पहले लिखे, फिर कौन सा है x का पावर 1 वाला, तो 40x लिखेंगे प्लस 5x, फिर उसके बाद जिसमें x का पावर नहीं है तो -200 बराबर 124। अब ये कितना आ जाएगा, -x² प्लस 45x -200। अब हम ये 124 बराबर के आरएचएस में था, इसको एलएचएस में ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो कोई भी का साइन चेंज आ जाता है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, ये कितना बचेगा, -x² प्लस 45x -324 इक्वल टू 0। अब इससे देखो, ये हमेशा हम क्या करेंगे, या तो ऐसे ही सोल्व करो या फिर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कहने का मतलब -1 कॉमन ले लो, तो x² -45 माइनस कॉमन लेने का मतलब सबका साइन चेंज आ जाएगा, प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ये -1 को इधर भेज दो, 0/-1, 0 माइनस में रहे प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बच जाएगा x² -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। देखो पहला क्वेश्चन में अब ये दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 324 x² आएगा, कहने का मतलब 324 आ जाएगा। जिसमें छोटा वैल्यू आता था, जैसे 10 आता था, 20 आता था, तो उसका तो आसानी से बीच वाले टर्म को पता कर लेते थे, लेकिन ये बड़ा वैल्यू है तो बड़ा वैल्यू को हम इसको अलग से गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से काटेंगे तो 162, ये 2 से काटेंगे तो 81, ये 3 से काटेंगे तो 27, ये 3 से काटेंगे तो 9। अब ये कितना बचेगा, 3 3।
अब देखो बीच वाले टर्म को गुना करने पे तो इसी तरह से आएगा, तो बीच वाले टर्म को इसको, ये जो आएगा सारा इसको, जैसे दो, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 12 27 देखो तो नहीं आएगा, 12 27 को जोड़ो चाहे घटाओ, 45 नहीं आएगा, जोड़ घटा के हमको क्या लाना है, 45 लाना है। तो हम दूसरा चीज दूसरा देखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर तो वही आ गया, 3 तिया 9 देख रहे हैं, और प्लस में 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब देखो तो 36 इतना तक 36 आ रहा है, इतना तक 9, यही इसी का ना मल्टीप्लाई, इसी का फैक्टर है 36 और 9। तो 36 324 को हम लिख सकते हैं 36 गुने 9 भी लिख सकते हैं, 12 गुने 27 भी लिख सकते हैं। तो हम वो वाला वैल्यू लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे 45 आ जाए। तो अब देखो तो 36 और 9 को जोड़ो तो 45 आ रहा है, तो यही वैल्यू ले लेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस में है तो दोनों को माइनस में लेना चाहिए, लेंगे तभी जुटेगा, दोनों को जोड़ के आ रहा है तो दोनों को माइनस में लेंगे, प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 36, और यहाँ से माइनस 9 को कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे प्लस 9 कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अंदर में एक्स प्लस में है, तो अगर माइनस 9 कॉमन लिए तो अंदर में एक्स प्लस में बच जाएगा, और ये प्लस में है तो बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस होना पड़ेगा, -36, क्योंकि जानते हैं 36 इंटू 9 324 आ रहा है। अब इससे x -36 को फिर से दोनों में कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा, x बच गया, और यहाँ पे -9 इक्वल टू 0 बच गया। बारी बारी से अब क्या करेंगे, x -36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36, x -9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9। अब ये देखो ये वाला, ये दो वैल्यू आया, ये इस इक्वेशन इस समीकरण का मूल दिया। अब हमको क्वेश्चन में जो पूछेगा हम वही निकालेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने कंचे थे शुरुआत में, तो स्टार्टिंग में एक के पास x था, दूसरे के पास 45 माइनस x था। तो शुरुआत में जॉन के पास, शुरुआत में पूछ रहा था जॉन को कितना कंचा मिल रहा था, x, तो x इक्वल टू अगर 36 ले रहे हैं तो जीवंती को कितना मिलेगा, जीवंती कितना था 45 माइनस एक्स, मतलब 45 माइनस 9, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। देखो यहाँ पे अगर x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आया तो ये दोनों वैल्यू आंसर आ सकता है, लेकिन अगर एक वैल्यू निगेटिव आता तो कभी देखते हो कंचा की संख्या निगेटिव होगा, नहीं होगा, या तो एक गोली रहेगा या दो गोली, उसको हिंदी में हम लोग गोली ही बोलते हैं, तो ये कभी निगेटिव नहीं रहेगा। इसलिए अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आया तो यही दोनों वैल्यू में भी क्वेश्चन का आंसर भी आ सकता है। देखो 36 रखे हैं तो एक वैल्यू 36, दूसरा 9, अगर एक को 9 मानते तो दूसरा को 36 आ जाता, 45 में से 9 घटाते तो दोनों एक ही जैसा आता। अब इसी का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में निश्चित संख्या में खिलौनों का उत्पादन करता है, मतलब कोई उद्योग है वहां एक दिन में एक निश्चित संख्या में खिलौनों का उत्पादन होता है। प्रत्येक खिलौने के उत्पादन की लागत रुपए में, मतलब एक खिलौना, प्रत्येक खिलौना का उत्पादन का मतलब, प्रत्येक खिलौना उत्पादन करने का मतलब बनाने में जो खर्चा आता है कितना आता है, 55 माइनस एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या। प्रत्येक खिलौने के उत्पादन का खर्चा कितना आता है, 55 में से घटाएंगे किसको, एक दिन में जितना उत्पादित खिलौना, मतलब एक दिन में जितना खिलौना बना। तो एक विशेष दिन पर उत्पादन की कुल लागत रुपए 750 थी। उस दिन कुल कितने खिलौने का उत्पादन हुआ, कह रहा है कि कोई कुटीर उद्योग में अलग अलग दिन में अलग अलग संख्या में खिलौना का उत्पादन होता है। तो जिस दिन में मतलब कि खिलौना का संख्या का लागत कितना आता है, कोई भी दिन में उत्पादन हो रहा है, उसके एक खिलौना का जो लागत आता है वो 55 माइनस उस दिन जितना खिलौना बना। तो हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, देखो कंपेयर किससे कर रहा है, हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि जिससे कंपेयर कर रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है, तो किससे तुलना किया जा रहा है, एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या। तो माना कि उस दिन, जिस दिन पूछ रहा है, जिस दिन का पूछेगा उसी दिन मान लेंगे कि उस दिन उत्पादित खिलौनों की संख्या, मतलब किसी दिन उत्पादित खिलौनों की संख्या को अगर x मानेंगे तो एक उस दिन एक खिलौना का खर्च कितना आ जाएगा, का लागत क्या कह रहा है कि 55 माइनस, मतलब 55 माइनस उस दिन में जितना खिलौना बना, तो उस दिन जिस दिन का हम निकाल रहे हैं उस दिन कितना खिलौना बना, x खिलौना बना। अब कह रहा है कि उस दिन कुल लागत कितना था, अब
उत्पादन की कुल लागत प्रश्न से कह रहा है, उत्पादन की कुल लागत इक्वल टू 750। 750 रुपया आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या कह रहे, देखो उस दिन उत्पादन की कुल लागत, एक खिलौना का तो इतना लागत आ रहा है, तो कुल खिलौना कितना बना है, एक्स। तो कुल लागत कितना आ जाएगा, एक खिलौना का इतना, और कुल खिलौना बन रहा है एक्स, तो एक्स इंटू एक खिलौना, जितना खिलौना बन रहा है उसमें से एक खिलौना का लागत को, जैसे देखो एक पेंसिल का कीमत आएगा 3 रुपया, तो 3 पेंसिल का कीमत कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 आएगा कि नहीं। मतलब एक पेंसिल का जितना कीमत है और जितना पेंसिल खरीद रहे हैं, तो जितना खिलौना बन रहा है और एक पेंसिल का जितना लागत है, दोनों को गुना करेंगे तो टोटल लागत निकल जाएगा इक्वल टू 750। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, कितना आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब देखो तो ये हमेशा क्या बोले हैं कि एक्स स्क्वायर वाला को पॉजिटिव रखना है, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, सबको इक्वल के उधर साइड में, तो इधर क्या बच जाएगा 0 इक्वल टू 750 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर वाले को उधर साइड ले जा रहे हैं तो माइनस 55x, मतलब इधर वाले का वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा। हम देखो कोई भी बराबर में एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब अब ये दोनों बराबर है, तो अब हम 0 को इधर लिख करके बिना साइन चेंज किए हुए, देखो बराबर के एक तरफ ले आएंगे तब साइन चेंज होगा, लेकिन बराबर के दोनों साइड वाले को हम चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो इसी को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो ये गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि में पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है 750 आ रहा है। अब बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे कि आना चाहिए 55 आना चाहिए, तो ऐसे ही देख रहे 750 25 और 30 55 आता है, तो 25 दिया 75, मतलब कि 25 और 30 जोड़ रहे हैं तो 55 आता है, और गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो इसको जोड़ने पे साइन माइनस में है, तो क्या दोनों को माइनस में रखेंगे तभी ना, दोनों को सेम साइन होगा तब जुटेगा, और साइन माइनस का है, या तो प्लस रहता या माइनस रहता तो जुटता, लेकिन साइन माइनस का है इसलिए दोनों का साइन माइनस होना चाहिए। प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इस ये दोनों में से दो दो का पेयर बना लेंगे, एक पेयर में से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 25, माइनस 30 कॉमन लेंगे x माइनस 25, इस तरह से कॉमन लेना। कॉमन लेने में वैल्यू तो सेम कॉमन आ जाएगा, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना कि इस तरह से कॉमन लेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आए, ताकि फिर से उसको एक बार कॉमन ले सके। अब ये दोनों में x-25 सेम है, तो दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ कितना बचा -30 इक्वल टू 0। अब हम इसको 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 25, और x माइनस 30 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 30। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि उस दिन खिलौने की, उस दिन कुल कितने खिलौने का उत्पादन हुआ, तो कुल कितने खिलौने का उत्पादन हुआ, तो खिलौने का उत्पादन इक्वल टू हम x मान लेंगे। देखो इसका दोनों जो पॉजिटिव में आ जाएगा वो दोनों आंसर हो सकता है, तो 25 मान लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस में 30 आ जाएगा। तो खिलौने का उत्पादन 25 मान लेंगे, या 30 भी हो सकता है, दोनों का कॉस्ट फिर उसी के अकॉर्डिंग, इसमें लागत पूछता है, तो लागत कितना आ जाता है 55 माइनस 25 इक्वल टू 30। अगर 30 खिलौना मानते तो लागत आ जाता 55 माइनस 30 इक्वल टू 25, मतलब ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, दोनों आंसर हो सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ये तो इजी है, इसमें हम क्या मान लेंगे कि माना कि एक संख्या को x मान लेंगे, एक ही वेरिएबल चर राशि जो हम मानते हैं एक मानते हैं, तो एक संख्या को x मान लिए तो एक चर राशि मान लिया। अब दूसरा संख्या निकालने के लिए हम क्वेश्चन से देखेंगे, दूसरी संख्या इक्वल टू कितना होगा, दोनों का योग दिया है 27, मतलब दोनों को जोड़ने पे 27 आना चाहिए, तो एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। देखो दोनों को जोड़े x प्लस 27 माइनस एक्स, तो ये x कट जाएगा 27 बचेगा, मतलब कि अगर एक x है तो दोनों का योग, दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 182, गुणनफल इक्वल टू 182। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे संख्या को, बराबर 182। इससे हम क्या करेंगे, एक
द्विघात समीकरण लिखेंगे 27 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। फिर देखो माइनस एक्स स्क्वायर इधर है माइनस में, तो इसको सारे को हम इक्वल के उस साइड लेके चले जाएंगे एक्स वाले टर्म को, तो इधर बच जाएगा 0, क्योंकि सारे को तो हम 182 की तरफ ले जा रहे हैं। जब इधर साइड में ले जा रहे हैं तो इधर जो जिसको ले जा रहे हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको आगे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं बिना साइन चेंज किए हुए, इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से अरेंज करके इसका वैल्यू निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये भी वैल्यू देखो पता नहीं चल रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 182 पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड से फिर पेयर पेयर में मतलब जोड़ा जोड़ा में उसको गुना करके देखेंगे कि किसको जोड़ने घटाने पे 27 आ रहा है, क्योंकि गुना करने पे ये तो गुना को ही तोड़ रहे हैं, तो गुना करने पे तो 182 आएगा ही। ये 3, ये 7 बार में 13 सते 91, तो ये देखो तो 7 दूनी 14। अब 14 इंटू 13 आ रहा है, तो 14 13 कितना आता है, 27 आता है जोड़ने पे। तो यहाँ पे जोड़ने पे 27 आ रहा है लेकिन माइनस में, इसलिए दोनों का साइन जो हो जाएगा माइनस एक्स में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे से एक्स कॉमन हो गया तो एक्स माइनस 14, अब माइनस 13 कॉमन होगा तो एक्स माइनस 14 ये भी बचेगा, क्योंकि 13 इंटू 14 182। अब एक्स माइनस 14 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों को बराबर कर देंगे 0 के, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 14, और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 13। और यही दोनों इस इक्वेशन 14 और 13 इस समीकरण का मूल हुआ। हमको निकालना क्या है, दोनों संख्या। तो पहली संख्या हम क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू अगर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या माने थे 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या जो माने थे 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। देखो दोनों प्लस में है इसलिए यही दोनों इसका आंसर हो गया। अगर पहली संख्या को 13 लेते तो दूसरी संख्या को 27 माइनस 13 14। इसमें तो ये दिया नहीं था आपकी बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए, हमको एक दोनों संख्या निकालने के लिए, तो ये तो 14 13, ये तो 13 और 14। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे देखो एक संख्या रेखा पे धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब जो पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का मतलब जो दशमलव वगैरह में नहीं है, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है पूर्णांक है। माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3, ये सब क्या है पूर्णांक है, मतलब ये सब में कुछ दशमलव वगैरह में नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक है। अब जो धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, जो निगेटिव है उसको बोलेंगे मतलब निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमको निकालना क्या है, दो क्रमागत, क्रमागत कहने का मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार आना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो तो दो क्रमागत क्या है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है लगातार। तो अगर सपोज करो 1 2 को लिखें या 3 4 को लिखें, तो देखो तो पहला जो लिख रहे हैं दूसरा में क्या है, दूसरा जो हो रहा है पहला में एक जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है। जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक 3 लिख रहे हैं तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक पहला में एक जोड़ रहे हैं। लगातार कहने का मतलब एक जोड़ देंगे तभी ना आएगा। तो अगर हम मान लेंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक को हम x मान लेंगे, देखो सब में वेरिएबल हम एक ही मान रहे हैं जो कि x मान रहे हैं, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1 होगा कि नहीं। लगातार है, लगातार कहने का मतलब एक और जोड़ देंगे तो अगला दे देगा। अब दोनों का वर्गों का योग दे रहा है, दोनों का वर्गों का योग, वर्गों का योग कहने का मतलब स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो एक को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरे को स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों को स्क्वायर करके मतलब वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है 365 आ रहा। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। सबको एक साइड लेके चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना आ जाएगा 18 2 इक्वल टू 0। अब कितना आ गया, ये 0/2 इधर जाके हो जाएगा मतलब 0 ही रहेगा,
-182 इक्वल टू 0/2 कहने का मतलब 0। अब ये इक्वेशन आ गया तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 182। अब जोड़ने घटाने पे क्या लाना है, x कहने का मतलब 1 लाना है, तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे, इसे पता नहीं चल रहा है तो ये 3 से कटेगा नहीं, सबसे पहले 2 से 9 और 1, ये 3 से तो ये सॉरी 7 से तो ये 13, 91 कटेगा। देखो तो 2 × 7 कितना आ रहा है, 14 × 13 इक्वल टू 182 आएगा कि नहीं। और 14 13 को घटा रहे हैं, या तो जोड़े या तो घटाए, तो बीच वाला देना चाहिए वैल्यू। तो 14 13 को घटा रहे हैं तो एक मतलब x बचेगा, तो इसको क्या करेंगे, और प्लस में है इसलिए बड़ा वाला वैल्यू को प्लस में लिखेंगे, छोटा वाला वैल्यू को माइनस में। देखो दोनों का साइन अलग अलग है, एक का प्लस से माइनस से तो घट रहा है, दोनों का साइन सेम रहता है तब होता है। और जो यहाँ पे प्लस था इसलिए बड़ा वाला वैल्यू को हम प्लस में लिखेंगे। अब x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 14। हमेशा जो पेयर पेयर बना करके कॉमन लेंगे, यहाँ पे -13 तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब आ गया कितना, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 13। अब देखो ये माइनस वैल्यू आ गया तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ये रूट होगा, x इक्वल टू -14 और 13, ये क्या आ जाएगा, इस समीकरण का रूट आ जाएगा। रूट कहने का मतलब मूल आ जाएगा इस समीकरण का। लेकिन हमको मूल तो निकालना नहीं पूछ रहा था, हमको दो लगातार धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था, तो ये -14 आ गया तो ये तो ऐसे ही निगेटिव आ गया, मतलब धनात्मक नहीं होकर के ऋणात्मक हो गया, तो ये वैल्यू लेंगे नहीं। हम कौन सा वैल्यू लेंगे, मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक को हम एक्स वाले को वैल्यू, पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेंगे। तो पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू एक्स, माइनस वाले को लेंगे नहीं तो 13। और दूसरा दूसरा पॉजिटिव पूर्णांक इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 1 लगातार पूछ रहा है तो देखो तो 13+1। अब 13 14 लगातार नहीं है, देखो माइनस भी वैल्यू लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -14 प्लस 1 -13, ये दोनों भी लगातार है। माइनस अगर इधर साइड से देखें तो इधर -13 आएगा, -14 आएगा, ये दोनों भी लगातार है, लेकिन ये दोनों निगेटिव है इसलिए ये वैल्यू नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे -14 और -14 और 13, -14 इस समीकरण का मूल है, लेकिन हमको मूल नहीं निकाल करके हमको पूर्णांक निकालने के लिए बोला था, इसलिए -14 वाला वैल्यू नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज कैसे होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, और जो सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, कर्ण को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एच कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा अन्य दो भुजाएं, ये जो नीचे वाला होता है बेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई मतलब लेंथ। तो आधार से बेस मतलब आधार, आधार क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कंपेयर किससे कर रहा है, आधार से, किससे, तो आधार से। हमेशा क्वेश्चन में ही देखेंगे जिससे कंपेयर करेगा उसी को हम एक्स मान लेंगे। माना कि समकोण त्रिभुज इस तरह से बनता है, समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू एक्स, तो ये बेस इक्वल टू एक्स मान लिए हैं। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई क्या कह रहा है क्वेश्चन से कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस आधार कितना था, x था, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में से 7 घटा देंगे, जो आएगा वही ऊंचाई होगा। देखो इसीलिए हम आधार दोनों में ऊंचाई को भी हम x मान सकते थे, लेकिन फिर इसको लिखने में परेशानी होता है, इसलिए जिससे कंपेयर करेगा, जिससे तुलना किया जा रहा है, आधार से, जिससे, जिसको नहीं, जिससे याद रखना है, याद क्या रखना है, जिससे तुलना किया जाए, जिससे, तो किससे कह रहा है, आधार से, तो जिससे कहेगा उसी को हम x मानेंगे। ऊंचाई कितना हो गया, x-7। तो समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में होता है एच स्क्वायर, जो पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर, एच तो दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू एल के जगह पे, एल मतलब ऊंचाई, तो एल के जगह पे कितना दिया है, x-7 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 ए स्क्वायर -2ab, तो -2ab -14x प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कितना आ गया 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 49।
हम देखो इस तरह से बराबर के इधर दोनों साइड है तो हम इसको इधर उधर लिख सकते हैं, मतलब कि इसको बिना साइन चेंज किए हुए एलएचएस को आरएचएस में, अगर एलएचएस बराबर आरएचएस है तो आरएचएस बराबर भी एलएचएस होगा, इसमें हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है तो आरएचएस को एलएचएस की तरफ कैसे लाएंगे, तो एलएचएस माइनस, देखो इधर पॉजिटिव में था तो ये निगेटिव में आ गया, तब जीरो आता है। तो ये दोनों को एक दूसरे के इंटरचेंज करे तो इंटरचेंज में साइन चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। 169 अब सबको हम देखो, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, आरएचएस में है इसको एलएचएस की तरफ ला रहे हैं तो इसका साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या किए थे दोनों को, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस था तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिख सकते हैं। 49 अब इसको इधर ले आएंगे तो इधर पॉजिटिव में था तो इधर आ जाएगा तो निगेटिव में। अब ये कितना आ गया 2x² माइनस 14x, ये कितना आ जाएगा माइनस ये 120 आ जाएगा, 69 में से 49 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। अब देखो कॉमन जहां भी होगा हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि उससे आगे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। -60 इक्वल टू 0, -7x -60 इक्वल टू 0। देखो गुना करने पे आना चाहिए 60 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 7, तो देखो तो 60 को लिख सकते हैं 12 25 60 और 12 माइनस 5 7, तो ये ही आ जाएगा 12 और 5 होगा, बीच वाले टर्म को 12 और 5 में डिवाइड करेंगे, मतलब दो टर्म में लिखेंगे तो माइनस में है इसलिए बड़ा वाला वैल्यू को माइनस में लिखेंगे और छोटा वाला वैल्यू को प्लस में। अब देखो एक बार ये दोनों को भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि यहाँ पे -12x इंटू 5x कितना आ रहा है -60x²। तो फर्स्ट और लास्ट को भी गुना करने पे माइनस में आना चाहिए, तो देखो -60x² आ रहा है कि नहीं। तो अब इसको लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x -12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x -12, आप दोनों से कॉमन ले लिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x -12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब -5 को तो रूट होगा लेकिन हम कंसीडर वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हम उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हम x इक्वल टू 12 को हम कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन में था कि फाइंड अदर, मतलब बाकी दोनों भुजा को ज्ञात करना था, तो एक भुजा क्या हो गया बेस हो गया, मतलब आधार इक्वल टू कितना आया x, आधार x माने थे तो x इक्वल टू -5 ना मान करके 12 मानेंगे क्योंकि आधार कभी माइनस में नहीं होगा। और दूसरा पूछ रहा था ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई कितना था x -7 था, तो देखो तो 12 -7 इक्वल टू 5, यही दोनों पूछ रहा था तो 12 और 5, लेकिन मूल क्या आ जाएगा 12 और -5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कुटीर उद्योग में, ये जो एग्जाम्पल 1 सेकेंड क्वेश्चन में बनाए थे उसी के जैसा है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में एक निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन होता है। एक विशेष दिन पे यह देखा गया कि प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत में, मतलब प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत, ये प्रत्येक वस्तु कहने का मतलब एक वस्तु का जो बनाने में खर्चा हो रहा है वो कितना है, उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। अब किससे कंपेयर कर रहा है, उत्पादित वस्तुओं की संख्या से, तो हम मान लेंगे कि माना कि उस दिन, देखो जिस दिन होगा करा अलग अलग दिन अलग अलग नंबर, अलग अलग वस्तु, अलग अलग मात्रा में वस्तु बनता है अलग अलग संख्या में, तो माना कि जिस दिन हमको दिया हुआ है उसी दिन का निकाल, माना कि उस दिन उत्पादित वस्तुओं की संख्या, वस्तु में क्या बना मिट्टी का बर्तन, की संख्या इक्वल टू एक्स। तो जिस दिन कह रहा है उसी दिन का हम निकाल रहे हैं, एक मतलब निश्चित है कि अगर सोमवार को बन रहा है तो सोमवार का ही एक्स होगा, और सोमवार का ही ये जो कीमत आएगा प्रत्येक वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु मतलब एक वस्तु की लागत, उत्पादन लागत कहने का मतलब बनाने का खर्चा, वो कितना कह रहा है कि 2 गुना, मतलब उस दिन जिस दिन उत्पादित संख्या हो रहा है 2x प्लस 2 गुना से 3 अधिक, तो जितना उत्पादित संख्या कितना हो रहा है x, इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना 2x हो जाएगा, इससे 3 अधिक मतलब इतना रुपया हो जा रहा है। तो कह रहा उत्पादन की कुल लागत उसी दिन जिस दिन हम निकाल रहे हैं कि संख्या x बनता है तो लागत 2x प्लस उत्पादन की कुल लागत इक्वल टू 90 रुपया है। तो देखो x संख्या टोटल कितना बन रहा है, x वस्तु बन रहा और एक वस्तु का खर्चा कितना है 2x प्लस 3,
तो टोटल बनाने का खर्चा को लागत कहा जाता है। तो टोटल बनाने का खर्चा, एक वस्तु का खर्चा प्लस में जितना वस्तु बन रहा है, तो बन कितना रहा है एक्स वस्तु, और एक वस्तु का खर्चा कितना हो रहा है 2x+3, दोनों को गुना कर देंगे तो कुल लागत दे देगा। अब इसको 2x² + 3x = 90 करेंगे। अब यहाँ से 2x² + 3x - 90 = 0। अब ये आ गया। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 90 × 2 माइनस में, तो 180 -180 आना चाहिए। अब और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 3, तो इसको तोड़ेंगे, 2 से 90, 2 से 45, 5 से 9, 3 और 3। हम देखो इसको इस तरह से तोड़ेंगे, ये तो गुना करने पे इतना ही आएगा, तो इसको दो भाग में लिख देंगे। ये आ रहा है कितना, 1 2 3 4 5 भाग में आ रहा है, इसको गुना गुना करके दो भाग में लिख देंगे। तो अब इससे 2 दूनी 4, 4 5 20, 3 3 9, 20 9 29 आ रहा है। ये तो होगा नहीं, अब नीचे से गुना करते हैं। 3, ये 3 5 15 कर रहे हैं, 3 क्या 9 तो हो गया, 3 5 15, 2 दूनी 4 3 12। देखो तो 15 और 12, 15 12 कितना आ रहा है 180, और इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 15 और 12 हो जाएगा, मतलब 3x को 15 और 12 में तोड़ेंगे तो 15 में प्लस है, इसलिए +15x - 12x - 90 = 0। अब देखो ये दोनों में तो कॉमन हो नहीं रहा है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। 12x को इधर ले आते हैं, 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 6 बचेगा, प्लस में यहाँ से 15 कॉमन ले लेंगे तो x - 6। देखो कॉमन हमेशा इसी तरह से लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे भी x - 6, x - 6 क्यों इक्वल आना चाहिए, ताकि हम अगले स्टेप में भी इसको कॉमन ले सके। अब x - 6 दोनों में है तो इससे कॉमन ले लिए, तो x - 6 को यहाँ से बाहर निकाले तो यहाँ कितना बच गया 2x, और यहाँ से बाहर निकाल लिए तो यहाँ कितना बच गया 15 = 0। अब ये क्या हो जाएगा, बारी बारी से दोनों को 0 को इक्वल कर देंगे। x - 6 = 0, तो x = 6, 2x + 15 = 0, तो x = -15/2। ये इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ गया। हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में कि उस दिन कितनी वस्तु का उत्पादन हुआ और एक वस्तु का उत्पादन का खर्च कितना था। तो उस दिन वस्तु का उत्पादन हम क्या माने थे, x माने थे। उत्पादित वस्तु की संख्या x = 6 मानेंगे, और लागत, प्रत्येक वस्तु की लागत कितना था, 2 गुना से 3 अधिक था, 2x + 3 था, मतलब 2 × 6 + 3, ये 15 रुपया आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन बन जा रहा है, माइनस वाला को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब देखो x का वैल्यू चेंज होगा, मतलब क्या, क्वेश्चन में निश्चित संख्या क्या क्यों बोल रहा था, क्योंकि अगर x का वैल्यू चेंज होगा मतलब उत्पादित वस्तु की संख्या चेंज होगा, तो उसका उत्पादन लागत भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि निश्चित दिन में निश्चित संख्या में वस्तु बनता है और उससे से उसका लागत मूल्य निर्धारित होता है। इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहेगा, तो इस तरह से हम सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में उसको निरूपित करेंगे, उसके बाद उसका मूल निकालेंगे, और मूल निकालने के बाद जो क्वेश्चन में निकालने कहेगा उसी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज के क्लास में इतना ही। इस तरह से चैप्टर 4.2 पूरा खत्म होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 4.3 को बनाएंगे।